हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू आर वाचिंग मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। आज हम अपने सर्कल से वीडियो लेक्चर नंबर पार्ट बी के ऊपर हैं, जिस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक आता है टेंजेंट लाइन का। इसके एमसीक्यूज़ आते हैं, नॉर्मल लाइन का टॉपिक आता है, उसके एमसीक्यूज़ आते हैं, फिर मेरे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस का टॉपिक आता है, उसके एमसीक्यूज़ आते हैं पेपर के अंदर, जिनके बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। सिमिलरली फिर लेंथ का टॉपिक है, डायरेक्टर सर्कल का टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह आज की वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। पहला जो मेजर टॉपिक मेरे पास आ रहा है वो टेंजेंट लाइन का आ रहा है। अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली कर दीजिए, मेहरबानी होगी। अब आते हैं ज़रा टेंजेंट लाइन के टॉपिक के ऊपर। मेरा पहला टॉपिक जो आ रहा है वो टेंजेंट लाइन का आ रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, आई डोंट नो व्हाई। शायद तरीके से कभी समझा नहीं होता या फिर समझने की जहमत नहीं करी होती। टेंजेंट लाइन कहते कैसे हैं? अगर मैं टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन सादा ज़बान में बताऊं तो एक बात याद रखना, एक मेरे पास फॉर एग्जांपल सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर कोई एक लाइन कट करते हुए चली जाए। मेरे पास कोई एक सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर कोई लाइन किसी एक पॉइंट को टच करते हुए गुजर रही हो, एक लाइन हो वो सर्कल को टच करते हुए जा रही है, तो वो उसका टेंजेंट होगा। ये तो सिंपल सी टेंजेंट लाइन होती है। अच्छा, और वो पॉइंट जहाँ पे आपका सर्कल के ऊपर वो टच कर रही होती है, वो पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लाइन है, ये सर्कल को टच करते हुए जा रही है। मेरे पास एक सर्कल है और ये एक लाइन है, ये सर्कल को टच करते हुए जा रही है। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे सर्कल और लाइन के दरमियान कांटेक्ट हो रहा है, वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे सर्कल और लाइन के दरमियान कांटेक्ट हो रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सी फनकारी करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे सेंटर पॉइंट ये रहा, सेंटर पॉइंट ये रहा। अब इस सेंटर पॉइंट से मैं एक लाइन एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, लाइन निकालना चाह रहा हूँ, एक ऐसी लाइन जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास होते हुए गुजर जाए। सही है, मैंने कोई खास काम नहीं करा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल से एक लाइन पास होते हुए गुजर रही है। सर्कल में कहीं भी आप लाइन ड्रॉ कर दो, उसका टेंजेंट बन जाएगा, टेंशन लेने की नीड नहीं है। मैंने एक सर्कल बनाया और उससे एक लाइन पास होते हुए गुजर गई, तो जिस पॉइंट पे वो गुजर रही थी वो पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी कि वो पॉइंट जहां पे सर्कल और लाइन के दरमियान कांटेक्ट हुआ। और मैंने कहा कि मेरे पास जो सर्कल का सेंटर है ना, सर्कल का सेंटर, मैंने वहां से एक लाइन निकाली और उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास कर दी। और इस पर्टिकुलर लाइन का हमने क्या नाम रखा? नॉर्मल लाइन। ये रही, मैंने सर्कल के सेंटर से एक लाइन निकाली, एक्सटेंड करी और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करते हुए स्ट्रेट ले गया आगे तक। तो इस पर्टिकुलर लाइन का नाम क्या रख दिया हमने? नॉर्मल। अब अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है। ये एमसीक्यूज क्या होता है कि नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन के दरमियान का रिलेशन क्या होता है। तो भैया क्या रिलेशन आपको साफ दिख रहा है? जाहिर सी बात है, परपेंडिकुलर रिलेशन है। और तुम सर्कल के टेंजेंट को इस तरह करके ड्रॉ करो, इस तरह करके ड्रॉ करो, इस तरह करके ड्रॉ करो। हर केस के अंदर टेंजेंट लाइन का और नॉर्मल लाइन का जो रिलेशन आ रहा होगा वो कैसा रिलेशन होगा? परपेंडिकुलर रिलेशन होगा। एक तो एमसीक्यूज ये होता है। दूसरा एमसीक्यूज ये होता है कि नॉर्मल लाइन सर्कल से कहां से पास हो रही होती है। तो नॉर्मल लाइन कहां से पास हो रही है? सर्कल के सेंटर से डायरेक्टली पास होती है। तो 2 से 3 एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट करता हूं एक और डायग्राम बनाकर। इसी तरीके एक और डायग्राम। मैंने क्या कहा? सब भूल जाओ, अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया सब भूल जाओ। मैंने कहा एक सर्कल है मेरे पास और इस सर्कल के किसी एक पॉइंट से एक लाइन टच करते हुए भाग गई। सही है, सर्कल के एक किसी पॉइंट से लाइन टच करते हुए चली गई। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करते हुए गई ना, उसका नाम क्या होता है? टेंजेंट लाइन। अच्छा भैया, और वो जिस पॉइंट पे उसका और सर्कल का कांटेक्ट हुआ होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अगर अब आप सेंटर से कोई लाइन लो, सेंटर से अब आप कोई पॉइंट लाइन लेके इंक्रीज करते हो उसे, तो वो लाइन जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास होते हुए गुजर रही है, यानी कि इस पॉइंट से मैं क्या करता हूँ? सेंटर से एक पॉइंट लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ऐसी लाइन जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरते हुए निकल रही है। तो इस पर्टिकुलर लाइन का नाम क्या होगा? नॉर्मल लाइन। क्या होगा? नॉर्मल लाइन। और टेंजेंट लाइन यानी कि ये लाइन का इस लाइन का और नॉर्मल लाइन का रिलेशन कैसा होता है? हमेशा परपेंडिकुलर रिलेशन होता है। क्लियर है? और नॉर्मल लाइन पास किससे हो रही होती है? सेंटर ऑफ दी सर्कल से। तो ये तो 3-4 छोटे से एमसीक्यूज होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर नए भी एमसीक्यू आ रहे तो जो अभी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो एनईडी और नस्ट और फास्ट पेपर्स के अंदर आते हैं, उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट का बहुत काम होता है। क्या काम होता है? आइए चलते हैं अगली चीज़ के ऊपर। अच्छा, अब हमारे पास पहले ज़रा क्वेश्चन आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के। अब मुझसे क्या कह रहा है? मुझसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट 6,7 ऑन द सर्कल हैविंग द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 22y प्लस का 129 इज इक्वल टू 0। एक बात याद रख लेना,
कभी भी सर्कल के टॉपिक के अंदर आपके पास टेंजेंट और इक्वेशन की बनाने का काम आ जाए, आपसे क्या कह रहा है, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे, चैप्टर नंबर 2 2.5 एक्सरसाइज 2.5 सेकेंड ईयर मैथ्स कि इक्वेशन फॉर्मिंग के 3 मेथड पढ़ते हो। पहला फार्मूला 2 पॉइंट्स फार्मूला, सेकंड फार्मूला स्लोप पॉइंट फार्मूला, एंड द थर्ड वन के अंदर भी आपके पास स्लोप को चेंजेस करके आ रहा होता है आपके पास। वो क्या फॉर्मूलाज होते हैं आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं दूसरा होता है आई गेस उसका यार एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाला जो होता है। जो भी चीज़ है ये आपके पास इक्वेशन फॉर्मिंग के अंदर, ये है क्या चीज़, आपको करना क्या है, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 2 चीज़ें, आपको पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए। पॉइंट तो आपको गिवन है, तो क्या निकालना होगा, स्लोप। अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। यानी कि जिस लाइन का आपको इक्वेशन निकालनी है उस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप। ये बात जो मैंने कही, ये $1 मिलियन की बात थी कि जिस लाइन का आपको इक्वेशन निकालनी है उसी का स्लोप होना चाहिए। ये बात मैंने क्यों कही, ये आपको आगे चल के समझ में आएगा जब 14 तबक रोशन होंगे भी अगले 2 क्वेश्चन के अंदर इंशाल्लाह। तब अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 है। अच्छा, पहले तो मैं क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैंने इक्वेशन एक्सप्लेन कर दी कि इक्वेशन कैसे फॉर्म कर रहे हो आप। अब करना है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्म करनी है ऑन द पॉइंट। यानी कि मेरे पास एक सर्कल है, ये सर्कल पास आउट कर रहा है एक लाइन के साथ, तो वो लाइन क्या है, इसकी टेंजेंट। अब क्या कह रहा है कि जिस पॉइंट के ऊपर वो लाइन सर्कल से कांटेक्ट कर रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू उसने मुझे क्या दे दी, 6,7। अच्छा, और सर्कल की इक्वेशन दे दी, कह रहे हैं कि इस लाइन की इक्वेशन बताओ, यानी कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मसले की बात नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालेंगे, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को आता हो सकता है बहुत से लोगों को ना आता हो। क्या करोगे स्लोप निकालने के लिए, स्लोप के 3 फॉर्मूला होते हैं, उनमें से कोई एक यूज़ करोगे, जी नहीं। स्लोप निकालने की शॉर्ट ट्रिक होती है। अगेन ये मैथ से शॉर्ट ट्रिक आ रही है। क्या शॉर्ट ट्रिक है, आओ चेक कर लेते हैं। आपको जो भी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल गिवन होगी, उसका स्लोप निकालने का तरीका क्या है, m इक्वल टू माइनस का साइन, ये माइनस फॉर्मूले का है हमारे पास एक। क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ x, यानी कि उस इक्वेशन का ऊपर लोगे डेरिवेटिव, किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, डिवाइड के अंदर सेम इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे मगर किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू y। आपके पास सिंपल स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, आओ चेक कर लेते हैं। m इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, अगर कभी भी आपको किसी इक्वेशन का स्लोप निकालना हो, क्या तरीका होता है, उस इक्वेशन का एक बार डेरिवेटिव लो x के रिस्पेक्ट से माइनस का साइन के साथ, और फिर डिवाइड के अंदर डेरिवेटिव ले लो y के रिस्पेक्ट से। माइनस आ गया फॉर्मूले का। अब मैं डेरिवेटिव लेता हूं x के रिस्पेक्ट से, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव्स की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जाके पहले वो वीडियोस देखो, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव और बहुत तरीके समझाए हुए हैं। y स्क्वायर का डेरिवेटिव, अगर x के रिस्पेक्ट से मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं y के ऊपर, तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। और माइनस 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 10। देन माइनस 22y का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से ले रहा हूं, x के, क्या नंबर आ रहा है, y, 0 हो जाएगा। और कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव वैसे 0 होता है। सिमिलरली अब डिवाइड का साइन लगाओगे और नीचे डेरिवेटिव लोगे किसके रिस्पेक्ट से, y के रिस्पेक्ट से। एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से जब मैं लूंगा, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव किसके ऊपर, एक्स स्क्वायर के ऊपर, 0 हो जाएगा। y स्क्वायर पर डेरिवेटिव जब मैं लूंगा y के रिस्पेक्ट से, तो क्या बन जाएगा, 2y। फिर क्या आ रहा है, माइनस का 10x, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से ले रहा हूं, y के रिस्पेक्ट से, x की टर्म आ रही है 0 हो जाएगी। माइनस 22y पे डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 22, और यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट डेरिवेटिव लोगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास स्लोप की ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, x और y। तो जो भी आपको पॉइंट गिवन होगा उस पॉइंट की वैल्यू को x और y में डाल दोगे, आपके पास सिंपल स्लोप आ जाएगा। इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, किसका आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप। क्या स्लोप आ रहा है, माइनस 2x, x क्या आ जाएगा 6 और माइनस का 10, डिवाइड के अंदर क्या हो जाएगा 2y, यानी कि 2 × 7 माइनस का 22, 6 2 12, 12 माइनस 10 2 और माइनस का 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 7 2 14, 14 माइनस 22 आई गेस माइनस का 8, तो 2
1/4 आई गेस इसका स्लोप का आंसर आ रहा होगा आपके पास। क्या आ रहा होगा? 1/4, यानी कि m की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 1/4। आपको क्या फॉर्म करना है? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आपको इस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्या फॉर्मूला होता है? ये रहा फॉर्मूला आपके पास। फॉर्मूला हमें गिवन है, ये रहा गिवन फॉर्मूला। तो सिंपल तरीके से y माइनस y1, हमारा पॉइंट क्या है? 6,7 जो हमें पॉइंट गिवन है, ये हमारा होगा x1 y1, यानी कि ये हमारा होगा x1 y1, और जो हमें स्लोप आ गया m इज इक्वल टू 1/4। सिंपल तरीके से इक्वेशन के फॉर्मूला में डाल देंगे। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या हो जाएगा? y माइनस y1, y1 क्या है? 7, 7 का 7 इक्वल टू का साइन स्लोप क्या आया? 1/4, और फिर क्या है? x माइनस x1 इज 6। ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4y माइनस का 7 विल बी ऑब्वियसली 28 इज इक्वल टू x माइनस 6। क्या हो जाएगा? x माइनस का 4y माइनस 28 माइनस का 6 माइनस 20 प्लस होगा, तो प्लस 28 माइनस का 6 ऑब्वियसली 6 में से निकाल 22 प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप कभी भी इक्वेशन सॉल्व किया करोगे। क्लियर है बेटा? कभी भी आपको अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आ जाए, कैसे सॉल्व करोगे? जो भी आपका पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होगा, आप सबसे पहले उसका स्लोप निकालोगे। स्लोप कैसे निकालोगे? इक्वेशन की मदद से स्लोप निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया कि जो भी आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन हुआ करेगी, उसका माइनस का साइन फॉर्मूले का डेरिवेटिव लिया करोगे एक्स के रिस्पेक्ट से ऊपर, डिवाइड में डेरिवेटिव लिया करोगे वाई की रिस्पेक्ट से। सही है? फिर आपके पास स्लोप का सिंपल आ जाएगा, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन के अंदर आप क्या करोगे? एक्स और वाई की वैल्यूज डाल दिया करोगे। प्लॉट करने के ऊपर आपको स्लोप का वैल्यू मिल जाएगी, डेट इज m इज इक्वल टू 1/4 फॉर दिस केस। आपने वो वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल दी। ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन फॉर्मिंग की। जब कभी आपको कभी जिंदगी में इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये रहा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y1 और x1 क्या था? आपका पॉइंट, वो पॉइंट जो आपको गिवन है, क्या गिवन है? 6,7। तो सिंपल तरीके से आपने वो पॉइंट यहाँ पे रख दिया, और स्लोप हमने फाइंड कर चुके थे, कर दिया। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जरा आगे चलते हैं। मैंने किसी वजह से बात 3 दफा रिपीट करी थी। मैंने पिछले क्वेश्चन में जो बात अपनी 3 दफा रिपीट करी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किसी वजह से करी थी। अब आओ क्या वजह थी। अब यहाँ पे क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या निकालना है? इक्वेशन नॉर्मल एट अ पॉइंट 3,1 टू द सर्कल हैविंग द इक्वेशन x² - 4 + 10y - 8। अच्छा, अक्सर कोचिंग सेंटर्स के अंदर ये जब टॉपिक पढ़ाया जाता है तो नॉर्मली सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ाई जाती है, या बहुत से कोचिंग सेंटर में टॉपिक पढ़ाया ही नहीं गया होगा। समझते हैं बच्चा खुद कर लेगा, और अगर बच्चे ने कुछ सीख भी लिया ना, तो सिर्फ उसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का केस आता है। जब इक्वेशन नॉर्मल का अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, तो अक्सर गलत करके आता है, क्योंकि उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता। आई होप मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर जो अपने 5 मिनट ज़ाया करे होंगे, उससे आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर मिला होगा कि नॉर्मल की लाइन क्या होती है और टेंजेंट लाइन क्या होती है। उसका जो यूज़ मैंने वहाँ पर कहा था ना, आपसे आएगा, अब वो यहाँ पर आ गया। मुझे निकालना क्या, पहले मैं वो फॉर्म कर लेता हूँ। मेरे पास ये सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, वहाँ से एक लाइन टच करते हुए भाग गई, लाइन टच करते हुए भाग गई। तो ये लाइन जो है, इस लाइन का वैल्यू क्या है? टेंजेंट लाइन। ये लाइन क्या है? टेंजेंट लाइन। और ये सर्कल है। मुझसे क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। तो नॉर्मल इक्वेशन होती क्या है? सर्कल के सेंटर से और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास होने वाली लाइन मेरी नॉर्मल लाइन होती है, यानी कि ये जो लाइन है मेरी नॉर्मल लाइन है। मुझे इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, मुझे इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, मुझे इस लाइन के स्लोप की नीड नहीं है, मुझे इस पॉइंट का स्लोप चाहिए। अब ज़रा क्वेश्चन पे आते हैं। मैं बाद में बाकी के जो इसकी लवाजमात है ना, थोड़ी देर में बताता हूँ। अब मुझे सर्कल के ऊपर एक पॉइंट गिवन है 3,1, वो यानी कि x1 y1 हो जाएगा, और मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है, और मुझे ये पर्टिकुलर सर्कल की इक्वेशन गिवन है। तो मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन से अपना स्लोप निकाल लूँगा। मुझे क्या इक्वेशन गिवन है? मुझे इक्वेशन गिवन है x² प्लस y² माइनस का 4x प्लस का 10y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। मुझे ये इक्वेशन गिवन है। मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई? माइनस का साइन, ऊपर डेरिवेटिव ले लो किसके? विद रिस्पेक्ट टू x लो, और नीचे डिवाइड में डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू y ले लो। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब आगे चलते हैं आगे। माइनस का साइन, जब मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? 2x, और y² वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। -4x में डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा? -4। क्या बन जाएगा? -4। सिमिलरली जब मैं प्लस 10y पे डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा? 0, और -8 पे डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। डिवाइड पे आ जाओ। डेरिवेटिव नीचे किसके रिस्पेक्ट से लेना है? विद रिस्पेक्ट टू y। क्या है y के रिस्पेक्ट से? यहाँ पे क्या बन जाएगा? x² पे डेरिवेटिव 0, और y² पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y। सिमिलरली प्लस 10y पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? +10। अब x और y की टर्म्स के अंदर इक्वेशन बन गई। जो आपको पॉइंट गिवन है, पॉइंट की वैल्यू डाल दो ताकि स्लोप की वैल्यू आ जाए। पॉइंट क्या गिवन है? 3,1, तो x की वैल्यू क्या है? 3। x की वैल्यू क्या है? ये माइनस फॉर्मूले का x की वैल्यू क्या है? 3, 2 × 3 माइनस का 4, और 2y y क्या है मेरे पास? 1 प्लस का 10। तो क्या हो जाएगा?
6 माइनस का 4, 2 + 10 12, 6 - 4 ऑब्वियसली 2 × 12, तो इसका जो आंसर आपके पास आ रहा होगा वो आ रहा होगा माइनस का 1/6। तो आपको स्लोप का आंसर क्या मिला? माइनस का 1/6। क्या मिला? माइनस का 1/6। क्या मिला? माइनस का 1/6। किसी वजह से रिपीट करो, मुझे छोड़ो, आगे चलते हैं। अच्छा, हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमें क्या चीज़ निकालनी है? इक्वेशन नॉर्मल। अभी जो बेटा आपने स्लोप निकाला, वो स्लोप आपने किस लाइन का निकाला? क्या आपको कोई आइडिया है? आपने बेसिकली आपको इस पॉइंट की वैल्यू गिवन थी 3,1 और इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन थी, यानी कि आपने इस इक्वेशन ऑफ सर्कल की मदद से आपने इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप निकाला है। अभी टेंजेंट की लाइन का स्लोप निकाला है। आपको तो नॉर्मल की इक्वेशन फॉर्म करनी है। हमें इक्वेशन किसकी फॉर्म करनी है? हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म करनी है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का ही पॉइंट होगा। पॉइंट तो सेम ही रहेगा, क्यों? क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन उस पॉइंट से पास हो रही है, तो पॉइंट का तो मसला नहीं है। मगर इक्वेशन के फॉर्मूले के अंदर एक और फैक्टर इन्वॉल्व होता है। वो किस चीज का फैक्टर होता है? स्लोप का। किस चीज का फैक्टर होता है? स्लोप का। यहां पे जो मुझे स्लोप मिला बेटा, ये जो मुझे पर्टिकुलर स्लोप मिला है, ये मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के रिस्पेक्ट से मिला है। ये स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का नहीं आया। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो मुझे उसी का स्लोप चाहिए होगा। मेजॉरिटी बच्चा सारा काम जानता होता है, मगर गलती क्या करता है? इसी स्लोप को इक्वेशन नॉर्मल के फॉर्मूले में डाल के सॉल्व करेगा और इन चारों में से एक ऑप्शन टिक करके समझेगा उसने सही कर दिया, हालांकि उसने गलत किया होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का ही स्लोप चाहिए। पॉइंट में मसला इसलिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एक ही है, उसी से टेंजेंट लाइन भी पास हो रही है और उसी से नॉर्मल लाइन भी पास हो रही है, तो इसलिए उसमें मसला नहीं है, दोनों का पॉइंट एक ही है, मगर स्लोप अलग अलग होगा। या अभी जो हमने स्लोप निकाला वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का था, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट से हमने निकाला। मगर हमें किसके रिस्पेक्ट से चाहिए? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाने के लिए हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का स्लोप कैसे आएगा हमारे पास? कुछ स्लोप्स के फॉर्मूलाज याद है, स्लोप्स के रिलेशन याद है आप लोगों को? चैप्टर नंबर 2 2.5 स्लोप 2.4 स्लोप की जो एक्सरसाइज थी आपके पास इंटरनल डिवीजन से पहले वाली, उसमें स्लोप्स के बारे में आई गेस पढ़ा होगा कि जब परपेंडिकुलर दो लाइंस होती हैं तो उनके दरमियान का स्लोप क्या होता है? जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके दरमियान का स्लोप कैसे निकलता है? m1 × m2 इज ऑलवेज इक्वल टू -1, यानी कि दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के बराबर होगा। तो अगर मुझे एक लाइन का स्लोप गिवन है, वो स्लोप क्या गिवन है? -1/6, और मुझे m2 लाइन का स्लोप निकालना है, तो क्या कर दूंगा? इस रिलेशन में पुट कर दूंगा। रिलेशन में पुट करके ये -6 जब वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6। क्या हो जाएगा? +6। तो इस तरीके से मुझे स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, बिल्कुल मिल जाएगी। अब क्या करना है? सिंपल, कुछ भी नहीं करना, हलवा बना चाहिए, उस हलवा को खाना है बस, यानी कि इक्वेशन के फॉर्मूले में डाल देना है। क्या फॉर्मूला होता है? y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। स्लोप की वैल्यू क्या आई? 6, पॉइंट क्या गिवन है? 3,1। 3,1 से मुराद क्या है? x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू क्या है आपके पास? 1। तो यानी कि y1 की वैल्यू, तो y1 और x1, ये तो कॉमन सी बात है ना यार। y1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है? 6 और x - x1 की वैल्यू क्या है? 3। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। y - y1 इज इक्वल टू 6x - 12 3 18 माइनस का 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा होगा? 6x माइनस का y और ये माइनस वहाँ पे आएगा माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 6x माइनस 17। क्लियर है क्वेश्चन? मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कभी भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आ जाए, कैसे सॉल्व करोगे? सेम काम करोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाला, स्लोप बनाने तक का काम दोनों का सेम है। आपको स्लोप दोनों का एक ही तरीके से बनाना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है? उसके बाद बेटा आपने ये काम करना होगा कि आपने जो स्लोप निकाला होगा वो किसका निकाला होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। उसको फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के स्लोप में कन्वर्ट करना होगा। और मैंने स्टार्टिंग के अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का टॉपिक पढ़ाते हुए ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दी, तभी इतनी डिटेल में बात पढ़ाई थी कि नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन के दरमियान का रिलेशन कैसा होता है? परपेंडिकुलर रिलेशन होता है। जब परपेंडिकुलर रिलेशन होता है तो फिर परपेंडिकुलर का केस अप्लाई कर देंगे, m1 × m2 -1। हमें स्लोप की एक वैल्यू निकाल चुके थे, दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे m2 की वैल्यू, यानी कि नॉर्मल लाइन की वैल्यू निकाल लेंगे और सिंपल तरीके से इक्वेशन के फॉर्मूले में प्लॉट करके हम इक्वेशन बना देंगे। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन नॉर्मल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मेरे पास जरा एक और क्वेश्चन आता है, अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट 3,1 टू द सर्कल हैविंग x² + y² - 4x + 10y - 8 इज इक्वल टू 0। यानी कि कह रहा है कि एंगल बताओ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन का, और उसने आपको एक पॉइंट दे दिया और क्या दे दिया? एक पॉइंट दे दिया और ये इक्वेशन दे दी। मैं इस क्वेश्चन को करवाने के दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड बेवकूफ़ों के लिए, दूसरा मेथड अक्लमंदों के लिए। और ये बेवकूफ़ वो होंगे जो पढ़ने वाले हैं और अक्लमंद वो होंगे जो पढ़ने लेने में दिलचस्पी नहीं रखते। मैं क्या कह रहा हूँ मैं डिटेल में बताता हूँ।
ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहे थे, एंगल बताओ एक टेंजेंट और नॉर्मल लाइन के दरमियान का जब आपका पॉइंट क्या 3,1 और इक्वेशन है गिवन x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। अब जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना वो क्वेश्चन पढ़ते ही ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, ठक इस क्वेश्चन से पहले स्लोप निकालेगा, स्लोप निकाल के फॉर्मूले में डाल देगा। फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो उसके बाद स्लोप आ गया होगा तो स्लोप का फॉर्मूला होता है थीटा को वहाँ भेज देगा, m इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स दिस आपका फॉर्मूला आ गया। और क्वेश्चन कहेगा सॉल्व कर दिया मैंने सर, क्वेश्चन का बोलेगा मैंने सॉल्व कर दिया। हो सकता है वो बिल्कुल सही हो सकता है उसका आंसर जो है वो भी सही हो, मगर इसको करने का एक मेथड ये है, उसने बिल्कुल सही काम करा, बच्चे ने जो भी काम करा इससे सही करा। क्या करा, पहले इक्वेशन को ले लिया, इक्वेशन को लेने के बाद इसके ऊपर स्लोप निकाला। स्लोप कैसे निकाला, पहले नेगेटिव साइन पे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई, और देन पॉइंट्स की वैल्यू डाल के स्लोप की वैल्यू निकाल ली। स्लोप की वैल्यू डाल दी, निकालने के बाद स्लोप के फॉर्मूले में डाल दिया। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और वहाँ पे डाल के इसका आंसर निकाल लिया। बिल्कुल निकाल लेगा बच्चा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं उसको डिसाइड नहीं कर रहा, वो कर सकता है, मगर वो बेवकूफ़ है मेरे नज़दीक, वो अक्लमंद नहीं है वो बच्चा। क्यों 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 आओ समझ लेते हैं। यार मैंने टेंजेंट का टॉपिक इतना डिटेल में जब पढ़ाया तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि बेटा जब कभी टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन इन दोनों का आपस में रिलेशन कैसा होता है, परपेंडिकुलर रिलेशन होता है। तो ये दोनों चीज़ तो उसने दी ही कंफ्यूज करने के लिए आपको, 3,1 और x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन देकर उसने आपको कंफ्यूज करा है। अबे भाई जब परपेंडिकुलर रिलेशन है तो एंगल क्या होगा, एंगल 90 डिग्री का होगा। क्या होगा एंगल क्या होगा आपके पास, 90 डिग्री का एंगल होगा। अब आपके पास चारों ऑप्शन में देखो 90 डिग्री एंगल कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो टेंजेंट की फॉर्म में गिवन है, तो टेंजेंट कब 90 डिग्री बनता है, इसके दो केसेस होते हैं, याद कर लेना। पहला, अगर आपके पास लिखा हुआ यहां पे होता कि टेंजेंट इनवर्स 1/0, टेंजेंट इनवर्स 1/0, यानी कि टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी का आंसर क्या होता है 90 डिग्री। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी का आंसर क्या होता है 90 डिग्री, या फिर ऑप्शन हो सकता था π/2। मगर ये चारों में से ऑप्शन नहीं किए, उसने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करा। ये क्वेश्चन नस्ट के अंदर 2 से 3 दफा आया और एनईटी के अंदर तो बहुत बार आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन जानबूझ एग्जामिनर देता है, चेक करता है बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। भैया देखो नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन का रिलेशन कैसा है, परपेंडिकुलर। तो सिंपल सा मुझे पता है कि एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। अब ऑप्शन में टेंजेंट इनवर्स -1/2 दिया है, 7.2 या 5.6। अगर आप इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व भी कर लो ना, एम इज टेंजेंट थीटा के जरिए सॉल्व भी कर लो, अगर आपको बुनियादी रिलेशंस का नहीं पता ना, तब भी आप फेल हो इस क्वेश्चन के अंदर। क्यों, क्योंकि देखो थीटा इज इक्वल टू आपका फॉर एग्जाम्पल हाफ वैल्यू है ना, तो टेंजेंट इनवर्स हाफ, आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर हाफ करते रह जाओगे, टेंजेंट इनवर्स हाफ का आंसर आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेटर कभी भी टेंजेंट इनवर्स 1/0 टेंजेंट इनवर्स 1/0 का आंसर कभी भी कैलकुलेटर देता नहीं है। तो टेंजेंट इनवर्स 1/0 का आंसर क्या होता है 90 डिग्री। टेंजेंट इनवर्स 1/0 का आंसर क्या होता है 90 डिग्री। तो इस ऑप्शन टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन के दरमियान कैसा एंगल होता है 90 डिग्री का। तो अगर आप इसको प्रॉपर फॉर्मूले से कर भी लोगे ना, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा होगा टेंजेंट इनवर्स 1/0, और हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन ही ना हो। क्यों ना हो, क्योंकि कैलकुलेटर सॉल्व भी नहीं कर सकता, तब भी बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक बात याद रख लेना जिंदगी के अंदर कि टेंजेंट इनवर्स 1/0 किसके बराबर होता है 90 डिग्री के। किसके बराबर होता है 90 डिग्री। या फिर टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर होता है 90 डिग्री के। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ 90 डिग्री का एक और नाम क्या होता है π/2। अच्छा, अगर आप में से कोई तुर्रम खान बोले उठ के सर ये तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपका मेथड नहीं मानता, मैं कॉन्सेप्ट्स गए भाड़ में तेल लेने, मैं तो इसको अगर मैनुअली सॉल्व करूंगा फिर भी पेपर अटेम्प्ट करके आऊँगा, तो बेटा फिर कर सकते हो, इसमें मसला नहीं है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मगर एप्टीट्यूड के अंदर आपका एक मिनट कीमती होता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एप्टीट्यूड के अंदर गुजरा हुआ आपका एक मिनट कीमती होता है। आप बेशक ये काम कर लोगे, आप बेशक इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे होंगे, आप आइंस्टाइन के फादर हो गए, आप ये काम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप फॉर्मूला लगाकर। मगर एक बात याद रख लेना, एप्टीट्यूड के अंदर एक सेकंड जो आपने गलत तरीके पे लगाया, गलत काम पे लगाया, गलत चीज़ निकालने के लिए लगा दिया, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कॉस्ट बैक देगा। इस बात को याद रख लेना। एप्टीट्यूड और इंटरमीडिएट के अंदर या फेडरल कोई भी आपका एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पे 120 मिनट के अंदर आपकी अगली 4 साल की ज़िंदगी का फैसला होना होता है। तो काइंडली फजूल की लंबी मत करना एप्टीट्यूड के अपने एग्जाम्स के अंदर। जो टू द पॉइंट आपको चीज़ आती है टू द पॉइंट लिखो, टू द पॉइंट नहीं सॉल्व कर सकते तब उसके मेथड के ऊपर जाओ, नहीं तो ट्रिक्स के लिए सॉल्व करने की कोशिश करो। मेथड के ऊपर जाने से गुरेज करो, मेथड के ऊपर उस वक्त जाओ जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी ट्रिक काम नहीं कर रही है। क्लियर है? तो इसको करने अच्छा इसमें तो ट्रिक की कोई बात ही नहीं थी ना, ये तो सिंपल आपको रिलेशन होता है टेंजेंट नॉर्मल लाइन का, वो आपको सिंपल पता है क्या होता है, तो मैंने वो आपको डिटेल में बता दिया। और मैंने 2-3 चीज़ और बता दी कि टेंजेंट इनवर्स 1/0 क्या होता है 90 डिग्री, या फिर टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। कैलकुलेटर कभी भी इसका आंसर देता नहीं है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब मेरे पास बेटा टॉपिक आ रहा है पैरामेट्रिक इक्वेशंस का। अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे इंटर का बच्चा और एप्टीट्यूड का बच्चा बहुत ज़्यादा खौफजदा रहता है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा। मैं अक्सर फेसबुक के पेजेस चेक कर रहा हूँ तो मुझे अक्सर कंप्लेन मिल रही होती है सर पैरामेट्रिक इक्वेशन मुश्किल है, ये है वो है। तो बेटा कभी किसी अच्छे टीचर से नहीं पढ़ाना, फिर
मैं अपने उस्तादों की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं जो कुछ हूँ अपने टीचर्स की वजह से, सिंपल सी बात है, मुझे वरना कुछ भी खुद नहीं आता। तो अगर टीचर के ऊपर डिपेंड करता हो आपको कैसा पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा कोई मसले की बात नहीं है, मैं अपने उस्ताद का इल्म तुम्हें देता हूँ। पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं आओ समझ लेते हैं। आपके पास सर्कल के केस के अंदर पैरामेट्रिक इक्वेशन का सिंपल से दो फॉर्मुलास पहले तो आते हैं। क्या फॉर्मुला होते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और एंगल के लिए होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और एंगल के लिए क्या होता है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। सिंपल ये दो जनरल फॉर्मुलाज होते हैं आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन के, चाहे आपका सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो या ना हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है तब आपके जो केसेस आ रहे होते हैं वो क्या आते हैं? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन की वैल्यू, इस एक्स और वाई की वैल्यू क्या फिर आती है? अगर आपका सेंटर कहां पर है? ओरिजिन के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर आपका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है तब आपके पास जो केसेस बन रहे होते हैं वो बन रहे होते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस का ए और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस का b। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके नेशन आ दो। मैं दोबारा अपनी बात जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। पैरामेट्रिक इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या जनरल इक्वेशन होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और एंगल क्या होता है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, और इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। पहली चीज़ तो ये हो गई। देन आपके पास एक्स इज इक्वल टू एक चीज़ होती है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस ए और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस बी। अगर आपके पास अल्लाह भला करे सर्कल के जो सेंटर है कहाँ पर है, वहाँ पे ऑरिजिन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब मेरे पास पहली इक्वेशन आ रही है, पहली क्वेश्चन आ रहा है, the value of parameter theta for the point 5√2, 5√2 on the x square plus y square is equal to 100 find its angle। यानी कि मुझे क्या निकालना है? मुझे थीटा निकालना है। मुझे क्वेश्चन क्या दे रहा है? मुझे क्वेश्चन दे रहा है, क्या क्वेश्चन दे रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। मेरा जो भी क्वेश्चन है इसको एज इट इज मैंने एक बार लिख दिया। क्या लिखा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सही है, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करवा दो। जनरल इक्वेशन क्या है आपके पास? जनरल इक्वेशन आपके पास सिंपल सी है। क्या इक्वेशन है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपकी जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के अंदर कॉमन आ रहे हैं तो कुछ करने की नीड नहीं है। आर स्क्वायर डिफरेंट, आर स्क्वायर को कंपेयर करवा दिया तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 100, तो बेसिकली आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई गेस अप्रॉक्सीमेट 10 आ जाएगी। सही है, आ गई। अब आपको काम क्या करना है? आपको काम ये करना है कि ये जो आपको पॉइंट गिवन है इसकी वजह से आपको थीटा फाइंड करना है। आपसे क्या कह रहा है? क्या निकालो? आप थीटा निकालो। इसको करने के दो तरीके। पहला तरीका, आप इस पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करो, आपको साफ पता चल रहा है इक्वेशन को देख करके आपकी इक्वेशन सर्कल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? सेंटर के ऊपर। तो आप क्या करोगे? आप सिंपल तरीके से एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा ले लो, या फिर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा ले लो, और एक्स की वैल्यू क्या है? ये एक्स का पॉइंट है, ये वाई का पॉइंट है। आपने डाल दोगे, डालने के बाद आप सॉल्व कर लोगे। मगर ये मुश्किल मेथड है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? सिंपल तरीके से एंगल का फॉर्मुला अप्लाई कर दो। क्या है एंगल का फॉर्मुला? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। y की वैल्यू भी आपको पता है, x की वैल्यू भी आपको पता है। y की वैल्यू क्या गिवन है? ये रहा 5√2 का पॉइंट। ये जो पॉइंट गिवन है ये ऑब्वियसली पॉइंट क्या है? 5√2, ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या है? 5√2। अगेन दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1, और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स क्या हो जाएगा? 1। तो टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू बहुत ही कॉमन होती है, जो कि होती है 45 डिग्री, जिसका एक और नाम क्या होता है? π/4। जिसका एक और नाम क्या होता है? π/4। मैं जल्दी से अपनी बात को समराइज करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। क्या मैंने कहा कि कभी भी आपको वैल्यू आपको एक क्वेश्चन आ गया, उसमें क्या कह रहा है? पैरामेट्रिक थीटा निकालो। क्या कह रहा है? पैरामेट्रिक थीटा निकालो, और पॉइंट दे रहा है। पॉइंट क्या दे रहा है? 5√2, 5√2 ऑन दी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। आपने क्या करना है? इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करवा दिया। कंपेयर करवा के आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको करने के दो तरीके। अगेन एक बेवकूफ़ बच्चा होगा, एक अच्छा बच्चा होगा। बेवकूफ़ बच्चा क्या होगा? इस फॉर्मूले के ऊपर चला जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई आर साइन थीटा। यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू डालेगा, फिर आर की वैल्यू डालेगा, फिर कॉस को भेजेगा, थीटा की वैल्यू निकालेगा, या वाई के लिए काम करेगा ये काम। मगर इसका आसान तरीका क्या है? सिंपल टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, यानी कि जनरल इक्वेशन के एंगल के लिए होती है। आपने वाई का पॉइंट डाला, एक्स का पॉइंट डाला, दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करा, थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 1। क्या होती है टेंजेंट इनवर्स 1? π/4। अच्छा, सेम क्वेश्चन विद सेम डेटा एनईटी के पेपर में एक और तरह से आया। उसने आपको सारी चीज दे दी, मगर उसने आपसे क्या कहा? मुझे वैल्यू ऑफ थीटा मत बताओ, बल्कि ये बता दो कि वैल्यू ऑफ थीटा किस क्वाड्रेंट में लाया करती है, या वैल्यू ऑफ थीटा किन एंगल में लाया करती है। ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन था 0 से लेकर 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन था 30 से लेकर 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन था 45 से लेकर 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन था 60 से लेकर 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ लाया कर रही है? ऑप्शन होगा 45 से लेकर 60 वाला, क्योंकि 45 के ऊपर आ रहा है। कभी भी 30 से लेकर 45 डिग्री वाला आंसर नहीं हो सकता, 45 से 60 वाला होगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऊपर ही लाजमी होता है एंगल। तो 45 डिग्री से 60 वाला एंगल इसका आंसर होगा। आई होप क्लियर कर पाया हूँ मैं कॉन्सेप्ट अपना। आगे चलते हैं। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है। क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन सर्कल x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर 36। अच्छा, हैविंग द पैरामेट्रिक एंगल ऑफ 3 π/2
2। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा आई एम सॉरी मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था, यार ये दोनों इक्वेशन होती हैं आपके पास। ये वाली इक्वेशन नॉर्मली आपको तब आ रही होगी जब आपका ऑरिजिन के ऊपर सेंटर नहीं होगा, और ये वाला ऑरिजिन के लिए होगा, क्योंकि ए और बी आपके पास सेंटर उस वक्त होते हैं जब ऑरिजिन के ऊपर आपके वैल्यू आ रही होती है। ये याद रख लेना अपने पास। बट ये बहुत ही बेसिक चीज़ है तो उसने इतना मैटर नहीं कर रही होगी। बट कॉन्सेप्ट क्या है, जब कभी आपके पास सर्कल की इक्वेशन सेंटर के ऊपर आ रही होगी तब ये इक्वेशन फॉलो हो रही होगी, जब सर्कल की इक्वेशन सेंटर के ऊपर नहीं आ रही होगी तब ये इक्वेशन फॉलो हो रही होंगी। बट ये आपको याद होंगी तो इतना मसले की क्रिएट करेगी नहीं कभी चीज़। अच्छा ये क्वेश्चन आ गया, मुझे बेसिकली कैसे ध्यान में आया वो इस इक्वेशन को देखकर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट सर्कल x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर 36। आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे रहा है, क्या कह रहे हैं, इसके पैरामेट्रिक एंगल्स बताओ, यानी कि नहीं इसका पैरामेट्रिक एंगल भी दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको एक इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, आपको उसका पैरामेट्रिक एंगल भी दिया हुआ है, आपसे कह रहा है x और y के पॉइंट बताओ। इक्वेशन का गिवन है, हमें इक्वेशन गिवन है x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। पहली चीज़ तो ये हो गई, क्लियर है। अब इसको इसके जनरल इक्वेशन से कंपेयर करवा देते हैं। क्या ये जनरल इक्वेशन होगी, x-a का होल स्क्वायर प्लस y-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ए क्या है मेरे पास, ए ये जो 2 और 3 आ रहा है क्या होगा मेरा ए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। क्यों, क्योंकि -a को -2 से कंपेयर करवाओ और -b को जब -3 से कंपेयर करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r स्क्वायर की वैल्यू 36, r स्क्वायर की वैल्यू क्या है 36, यानी कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 3। अच्छा इसमें इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि अगर आपको ये पता हो कि ना पता हो सेंटर आपका ओरिजिन के ऊपर नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपको इक्वेशन देख के अंदाजा हो जाएगा आपको कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है। अगर आपके पास सिंपल इक्वेशन आ रही है x प्लस y 100 तो जाहिर सी बात है सिंपल वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन आ रही है यानी कि जिसका सेंटर गिवन है x-2 का होल स्क्वायर y-b का 3 का होल स्क्वायर, यानी कि सेंटर बेस इक्वेशन आ रही है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। यानी कि अगर सेंटर्स गिवन होंगे a और b सेंटर है, क्या है a और b सेंटर, तो अगर सेंटर बेस इक्वेशन आ रही होगी तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर दोगे, तो मसले की बात नहीं है उसमें इतनी कोई। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पर ये हो गया कि आपको सेंटर वाली इक्वेशन गिवन थी तो आपने सेंटर वाली इक्वेशन से कंपेयर करवा दिया। मुझे पता है कि इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या होता है आर, तो सिंपल आर की वैल्यू आ गई और ए और बी की वैल्यूज आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इक्वेशन प्लॉट करनी है। अब जाहिर से मुझे साफ पता चल रहा है ए बी और आर आ रहा है तो इसमें सिंपल वाली इक्वेशन तो आएगी नहीं, तो फिर कौन सी इक्वेशन आएगी, सेंटर बेस इक्वेशन। सेंटर बेस इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस का ए। सिमिलरली y के लिए क्या होगी, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस का b। और मुझे एंगल का गिवन है, मुझे एंगल गिवन है 3π/2 जो कि इन अदर वर्ड्स मेरे पास क्या आ रहा होगा। अच्छा मेरे पास 3π/2 गिवन, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या आंसर आ रहा होगा 270 डिग्री। आप सिंपल तरीके से आपको क्या फाइंड करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फाइंड करनी है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने सिंपल तरीके से इक्वेशन अप्लाई कर दी, इक्वेशन अप्लाई करने के बाद सिंपल तरीके से r की वैल्यू डालो, r क्या है 6, r क्या है 6, देन cos थीटा, थीटा क्या है 270 डिग्री प्लस का a क्या है मेरे पास 2। सिमिलरली y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए हो जाएगा 6 इंटू साइन थीटा क्या है 270 प्लस का b। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ रही होगी 6 इंटू 270, अब सॉल्व कर लोगे तो आंसर आई गेस 2 आ रहा होगा इसका, और y की जो वैल्यू आपको मिल रही होगी -4 मिल रही होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए दोबारा सुन लो। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक पॉइंट निकालना है, यानी कि पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट का मतलब क्या है, x और y दोनों निकालना है। अब इक्वेशन का गिवन है सेंटर बेस इक्वेशन गिवन है, तो आपके पास जो पहली इक्वेशन यहाँ पे होती है सेंटर बेस की नहीं होती, दूसरी इक्वेशन सेंटर बेस होती है, यानी कि यहाँ पे जो ए और बी आ रहा होता है सेंटर बेस होता है। अगर तो सिंपल इक्वेशन होगी आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर तो आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे, पहला वाला इक्वेशन यूज करोगे, और अगर ए और बी की टर्म्स के अंदर इक्वेशन गिवन होगी यानी कि सेंटर की फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज कर रहे हुआ करोगे। क्लियर है भाई बात। अच्छा अब मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे यहाँ पे ये बात कह रहा है कि भैया इस इक्वेशन को यूज करते हुए x और y के पॉइंट निकालो जब आपके पास पैरामेट्रिक एंगल क्या आ रहा है 3π/2। अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, इसमें मसले की बात क्या है। मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल तरीके से मैंने क्या करा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन कंपेयर करवा दिया इसकी जनरल इक्वेशन के साथ, जो कि सिंपल मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन भी होती है। कंपेयर करवा दिया, ए और बी के पॉइंट मिल गए। ए और बी के पॉइंट क्या है, ए का पॉइंट आया 2, बी का पॉइंट क्या है 3, और रेडियस को जब कंपेयर करवाया 36 का तो रेडियस का पॉइंट क्या आ गया 6। अब एंगल क्या गिवन था 3π/2 से कन्वर्ट कर दिया डिग्री के अंदर तो क्या आ गया 270 डिग्री। सिंपल तरीके से मैंने सेंटर बेस इक्वेशन के पैरामेट्रिक एंगल्स लगा दिए सेंटर बेस के, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस ए। आर की जगह पे आर लिखा, कॉस थीटा के अंदर कॉस का एंगल डाल दिया और ए की जगह पे ए की वैल्यू डाल दी। सिमिलरली y इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस बी, आर की जगह पे आर लिखा, बी की जगह पे बी की वैल्यू डाली और साइन 270 लिख दिया। सिंपल तरीके से सॉल्व करा, क्या पॉइंट आ गया मेरे पास 2, -4, 2, -4 ये रहा, कहाँ गया, यहाँ पे आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका आंसर नहीं को 1 होगा, यानी कि 2, -4 ही आपके पास आंसर आ रहा होगा। नहीं, साइन 270 प्लस बी है ना,
आई एम सॉरी, ये आपके पास आ रहा होगा, अल्लाह भला करे, B3 माइनस का 3 आ रहा होगा, माइनस का 3 आ रहा होगा आपके पास ये। तो ये आपका आंसर कौन सा होगा, 2 माइनस 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, 2 माइनस का 3। मुझे लगा माइनस का 4 होगा, माइनस का 2 माइनस 3 होगा, क्योंकि B के आपके पास 3, तो क्या होगा 2 माइनस का 3। यार गलती हो जाती है कभी कभी। तो क्या होगा इसका आंसर 2 माइनस 3। माइनस 3 कैसे आ रहा है भैया, B की जगह पे जब B की वैल्यू डालोगे तो 6 sin 270 प्लस का 3 क्या आंसर होगा, माइनस का 3। तो y इज इक्वल टू माइनस का 3 आपका आंसर होगा। माई मिस्टेक, इट वॉज माई मिस्टेक। तो माइनस का 4 नहीं होगा, माइनस का 3 होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 2 माइनस का 3। बाकी सेम चीज़ वही है भाई, कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ मेरी कैलकुलेशन में एरर हो गया तो उसकी वजह गलती हुई थी। x इज इक्वल टू r cos थीटा, r 6 आ गया, cos 270 प्लस का a 2 था। y इज इक्वल टू 6 sin थीटा प्लस का 3। तो क्या आंसर आ रहा होगा, 2 माइनस 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब मेरे पास बेटा टॉपिक आ रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट का। मेरी हिम्मत भी जवाब देती जा रही है। क्या क्वेश्चन टॉपिक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2f1 प्लस का c। आपको सिंपल तरीके से लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए आ जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, हलवा टॉपिक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, मुझे इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के ऊपर मुझे लेंथ निकालनी है अपनी, और मुझे पॉइंट क्या गिवन है 1,1। ये 1,1 मेरा क्या है, x1 y1, क्या है मेरा x1 y1, और बाकी मेरे इक्वेशन गिवन है। मुझे खाली यहाँ इस इक्वेशन से क्या पता होना चाहिए, g और f। ये माइनस जी और माइनस एफ नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखना। मेजॉरिटी बच्चे का लेंथ ऑफ टेंजेंट का टॉपिक गलत ही इसलिए होता है कि जी और एफ के यहाँ पे क्या रखने की कोशिश करते हैं, माइनस जी और माइनस एफ। हमने आज तक जितने भी अभी तक क्वेश्चन पढ़े उसके अंदर हमने इसलिए माइनस जी और माइनस एफ पे इतना फोकस नहीं करते क्योंकि वहाँ पे ऊपर स्क्वायर आ रहा होता था। तो अगर स्क्वायर आ रहा होता था रेडियस के फॉर्मूला के अंदर, जैसे जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली सेंटर की वैल्यू उठाकर डाल देते थे, क्योंकि हमें पता होता था अगर माइनस की वैल्यू हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर स्क्वायर जो है वो माइनस की वैल्यू को चेंज कर देगा। मगर यहाँ पे जी और एफ पे स्क्वायर नहीं है, तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जो आप सेंटर की वैल्यू निकालो जी और उसका माइनस साइन चेंज नहीं करना आपने। अब आ जाओ जरा यहाँ पे, आपको जो इक्वेशन गिवन है क्या गिवन है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन गिवन है। क्या आपको इक्वेशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर मुझे क्या निकालना है, मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए होंगी, मुझे फॉर्मूला देख के साफ अंदाजा है, मुझे g f और c चाहिए। मुझे x1 और y1 तो साफ मिल गया यहाँ से। फॉर्मूला क्या होता है, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f1 प्लस का c। अब x1 और y1 तो मुझे ये पॉइंट से मिल गया, मुझे g और f चाहिए। अब g और f निकालने का मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि डिवाइडेड करवा देना है। मगर कैसे, जब आपकी इक्वेशन लीनियर फॉर्म के अंदर हो। तो इक्वेशन लीनियर फॉर्म में कैसे होगी, जब मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 3 इज अच्छा 2 के साथ कुछ भी नहीं है, 4 नहीं है, तो नीचे का आ जाएगा 4, और 3 के साथ भी कॉमन लेना है तो नीचे 4 आ जाएगा इक्वल टू 0, और ये 4 वहाँ पे जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म। अब इक्वेशन क्या बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1/2 माइनस का 3/4 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, जी और एफ के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइडेड बाय -2। मगर वहाँ पे हम डिवाइड क्यों करवा देते हैं -2 के साथ, क्योंकि मेरे सेंटर का जो पॉइंट होता था वो होता था -g, -f। इसीलिए अभी तक हमने जो भी सेंटर निकालने के लिए पॉइंट्स निकाले हमेशा इक्वेशन के अंदर डिवाइड करवा देते हैं -2 के साथ, क्योंकि सेंटर का पॉइंट होता था -g, -f। मगर यहाँ पे पॉइंट क्या है, जी और एफ, तो यहाँ पे माइनस से डिवाइड नहीं करवाएंगे, सिर्फ 2 से डिवाइड करवाएंगे। अच्छा, मुझे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ y का वेरिएबल है, x का तो वेरिएबल भी नहीं है, तो y के वेरिएबल क्या करा मैंने, पॉजिटिव 2 से डिवाइड करवा दिया। x की वैल्यू चूंकि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो x की आंसर वैसे 0 है, और y का आंसर जब 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 1/4। ये मेरे पास क्या आ गया, g और f का पॉइंट, और c की वैल्यू वैसे ही मेरे पास क्या आ रही है, माइनस का 3/4। सिंपल तरीके से इक्वेशन में आपने डाल देनी है वैल्यूज। क्या इक्वेशन क्या है, 1 का स्क्वायर यानी कि x1 y1, x1 का स्क्वायर, x1 क्या है 1, y1 भी क्या है आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2gx1। इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऑब्वियसली तो इस इक्वेशन के अंदर g की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो जाहिर सी बात है g का पॉइंट क्या है, 0 प्लस का साइन 2f(y1) क्या है, 2f(y1) से मुराद क्या है, 2 का 2, f की वैल्यू क्या है आपके पास, ये g, f का जो पॉइंट आया इससे f की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1/4, तो क्या हो जाएगा 1/4। और अगेन y1 का पॉइंट क्या है आपके पास 1 का 1, और प्लस का c का पॉइंट क्या है माइनस का 3,4। इन सबको कैलकुलेटर में डालो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 1.3 आएगा सबके पास। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक क्या, डायरेक्टर सर्कल का। डायरेक्टर सर्कल आपके पास क्या होता है, ऐसा सर्कल, ऐसे 2 सर्कल जिनकी आपस में इक्वेशंस क्या हो सेम, मगर एक का कांस्टेंट दूसरे के कांस्टेंट से डबल हो। मैं अपनी बात रिपीट कर देता हूँ। हमने 2 तरह की चीज़ें पढ़ी। अभी हमने, आप बोलोगे सर आपने लास्ट वीडियो में कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में ऐसी कोई मंजन कराया था, आप रोज़ आके ऐसा कोई बात कर देते हैं और आप समझते हैं भूल जाएंगे।
नहीं, तुम नहीं भूलोगे, मैं खुद तभी याद करवा रहा हूँ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर और डायरेक्ट्रिक सर्कल में फ़र्क क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल और डायरेक्ट्रिक सर्कल की इक्वेशन सेम होती हैं, बिल्कुल डायरेक्ट्रिक सर्कल की तरह। दोनों की इक्वेशन 95% सेम होंगी, सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंट होता है। मगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर आपके पास कोई लॉजिक नहीं है कि एक इक्वेशन, एक सर्कल की इक्वेशन दूसरे सर्कल की इक्वेशन से कितनी मुख्तलिफ होगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आपको ये नहीं पता, आपको ये तो पता है कि दो इक्वेशन जो है सर्कल्स की, इनका सेंटर सेम है, उनका आपस के अंदर क्या चीज़ है, उनका सारी चीज़ें सेम है, मगर कांस्टेंट की या कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट है। अब कितनी डिफरेंट है ये आपको नहीं पता। ऑन दी अदर हैंड डायरेक्ट्रिक सर्कल के बारे में हमें साफ साफ पता होता है कि अगर मेरे पास एक सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा उसका डायरेक्ट्रिक सर्कल है, तो दोनों की इक्वेशंस 95% सेम होंगी, और जो कांस्टेंट डिफरेंट आ रहा है सिर्फ, वो भी एक इक्वेशन का दूसरे का डबल होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे पास एक इक्वेशन है, उसका डायरेक्ट्रिक सर्कल मुझे बताओ। एक सर्कल की इक्वेशन मुझे दे दी, x² + y² = 1, कह रहा है इसका डायरेक्ट्रिक सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 80% काम आपका सेम होगा, यानी कि 95%। आपके पास x की टर्म भी सेम होगी, y की टर्म भी सेम होगी। डिफरेंस कहाँ होगा? कांस्टेंट के अंदर। कितना डिफरेंस आ रहा होगा? एक दूसरे का डबल होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 2। इसकी वैल्यू क्या होगी? डायरेक्ट्रिक सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? 2। सिमिलरली मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है, x² + y² = 256। कहता है इस इक्वेशन का डायरेक्ट्रिक सर्कल की वैल्यू बताओ। यानी कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है, x² + y² = 256, तो मुझसे क्या कह रहा है? इस पर्टिकुलर इक्वेशन के डायरेक्ट्रिक सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? क्या होगी? मैंने क्या कहा? कांस्टेंट को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। x² + y² = 256 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो आई गेस 512 आपका आंसर आ रहा होगा। 612, हाँ 512 आ रहा होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने डायरेक्ट्रिक सर्कल टॉपिक पढ़ा, लेंथ का टॉपिक पढ़ा, और मेजर टॉपिक जो हमने पढ़ा पैरामेट्रिक इक्वेशंस और टेंजेंट इक्वेशंस का पढ़ा। क्या पढ़ा हम लोगों ने टेंजेंट इक्वेशंस के अंदर? क्या होती है नॉर्मल इक्वेशन, क्या होती है टेंजेंट इक्वेशन। फिर हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा, कितनी दो तरह की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती हैं। अगर सेंटर बेस्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, अगर सिंपल पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, और ये आपके पास जनरल फॉर्मुलाज होते हैं। फिर लेंथ के बारे में पढ़ा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हो, इस फॉर्मूले से निकालते हो। मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया कि यहाँ पे किस तरीके से आप कर रहे होगे। आप यहाँ पे जी और एफ को खाली कंसिडर करोगे, -g और -f कभी भी कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? सिंपल g है और सिंपल f है, इनके ऊपर स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर नहीं है तो फिर आप -g और -f नहीं करोगे, डिवाइड हमेशा +2 से करवाया करोगे, और फिर आप वैल्यूज सारी डाल के आप आंसर निकाल लिया करोगे। इस तरीके से मैंने ये बात बताई। देन डायरेक्ट्रिक सर्कल हमने पढ़ा कि एक सर्कल अगर दूसरे, एक सर्कल का कांस्टेंट अगर दूसरे सर्कल से डबल हो तो डायरेक्ट्रिक सर्कल होता है। और यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 6, 7 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा कॉनिक सेक्शन भी कंप्लीट होता है। कॉनिक सेक्शन हमने क्या क्या पढ़ा? सर्कल्स पढ़ा, पैराबोला पढ़ा, हाइपरबोला पढ़ा, एलिप्स पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट के 2 दिन में बनाई वीडियोस सारी की सारी, ताकि आप तमाम स्टूडेंट जिनका बहुत जल्द एप्टीट्यूड का टेस्ट है उनकी फरमाइश के ऊपर या उनकी उसके ऊपर, आई होप कि आप तमाम लोगों का जो जिसमें से एक बच्चा भी अगर ये वीडियो मेरी सुनता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे व्यूज़ आते हैं मेरे पास, बट स्टिल अगर एक बच्चा भी वीडियो सुनता है और उससे कामयाबी पाता है, मेरे लिए सदका जारिया होगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं दुआ करता हूँ कि आप तमाम के तमाम लोग जिस भी इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे थे उसके अंदर आपका एडमिशन बहुत अच्छे तरीके से हो और आप वहाँ पर कामयाब हो सकें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही सेहत रही तो रही तो ज़रूर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, और मैं सरखुरू हूँगा कि आप तमाम लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम हिज डेस्क।